हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के खास तौर पर कुल्लू जिले में मनाए जाने वाले भुंडा उत्सव के बारे में। भुंडा उत्सव भुंडा उत्सव सबसे पहले हम देखेंगे कि यह कहाँ-कहाँ पर मनाया जाता है। जो भुंडा उत्सव है, खास तौर पर कुल्लू तथा शिमला जिले के रामपुर समेत रोहडू तथा हिमाचल के ऊपरी इलाके में मनाया जाता है। जैसे कि कुल्लू जिले में, है ना? कुल्लू जिले में खास तौर पर कहाँ पे मनाया जाता है? खास तौर पर निरमंड में, है ना? शिमला के रोहडू, रामपुर, है ना? तथा अपर एरिया लाइक सराहन आदि क्षेत्रों में मनाया जाता है। भुंडा उत्सव का इतिहास सीधा-सीधा नरबली से जुड़ा हुआ है। वक्त के साथ-साथ इसके स्वरूप में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन भुंडा का आधार अभी भी वही है। भुंडा का इतिहास हमेशा इतिहास के पन्नों में दफन रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में अनेकों कहानियां मौजूद है और हर कहानी एक दूसरे से अलग अलग है। किंवदंती है, जैसे किंवदंती है कि पौराणिक काल में सरहान की भूमि पर एक देवता दैत्य हुआ करते थे जिनका नाम था भंडासुर। सरहान क्या कहते हैं कि सरहान में, है ना, सरहान में एक दैत्य हुआ करते थे जिनका नाम था भंडासुर। भंडासुर दैत्य, उनके उसके अत्याचारों से देवता तक कांप जाया करते थे। देवताओं ने भंडासुर का अंत करने के लिए महर्षि नारद मुनि से राय मांगी। महर्षि नारद ने उन्हें महायज्ञ करने का उपाय दिया। देवताओं ने परशुराम जी से महाशक्ति यज्ञ करवाया। ठीक है, तो देवताओं ने किससे यज्ञ करवाया? परशुराम जी से, है ना? परशुराम जी से महाशक्ति यज्ञ करवाया, जिसके बाद माँ भुवनेश्वरी प्रकट हुई। माता भुवनेश्वरी ने देवताओं के कहने पर दैत्य भंडासुर का वध कर दिया। माँ भुवनेश्वरी के लिए देवों ने जो यज्ञ किया था उसे भुंडा यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, माँ भुवनेश्वरी के लिए देवों ने जो यज्ञ किया था उसे भुंडा यज्ञ कहा जाता है और तब से लेकर अब तक यहाँ के लोग भुंडा यज्ञ करवाते आ रहे हैं। पहली किंवदंती आपकी यह है ना? दूसरी दूसरी किंवदंती कहती है कि भुंडा को लेकर इसी तरह की एक और मान्यता भी है, जिसे नरबली से जोड़ा जाता है। इसके मुताबिक इसके मुताबिक भुंडा खसों और नागों के संघर्ष का प्रतीक है। यह इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए कि जो भुंडा खसों और नागों के संघर्ष का प्रतीक है। भुंडा नग और खासों के संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। अब ये खस और नाग क्या है? ये एक जाति है, खस जाति। अगर हम बात करें खस जाति की, तो खस जाति असल में आर्यों की तीसरी वंशावली थी जो मध्य एशिया से आकर कश्मीर से होते हुए पूरे हिमालय में बस गई थी। ठीक है, इसे आर्यों की तीसरी वंशावली कहा जाता है। आर्यों की तीसरी वंशावली जो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से आई थी।
सेंट्रल एशिया से आई और कश्मीर से होते हुए पूरे हिमालय में आकर बस गई थी। खस जाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और यह जाति महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ी थी। ठीक है, इसका प्रमाण महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, खस जाति का। और खस जाति महाभारत के अनुसार कौरवों की ओर से लड़ी थी। कौरवों की ओर से लड़ी थी। ओके, खस जाति कौरवों की ओर से लड़ी थी। खसों ने जिस वक्त मध्य एशिया से आकर हिमालय में बसना शुरू किया था, उस समय हिमालय में नाग जाति का राज चलता था। ठीक है, इसी तरह से नाग जाति हुआ करती थी। नाग जाति जिस समय खसों ने मध्य एशिया से आकर हिमालय में बसना शुरू किया था, उस समय हिमालय में नाग जाति का राज हुआ करता था। नाग जाति का जिक्र भी महाभारत में मिलता है। कहते हैं कि नागराज वासुकी की नागराज अर्जुन ने नागराज वासुकी की बेटी से गंधर्व विवाह किया था। नागराज वासुकी की बेटी से गंधर्व विवाह किया था। नाग जाति के वंशज आगे चलकर ही क्या कहलाए? वेदा कहलाए। नाग जाति के वंशज आगे चलकर क्या कहलाए? वेदा कहलाए। वेदा कहलाए, या हम वेदा भी कई जगह के पे लिखा हुआ मिलता है। वेदा कहलाए। जब खसों ने हिमाचल का रुख किया तो खसों और नागों में भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध का प्रतीक है भुंडा। माना जाता है कि इस युद्ध में खसों ने नागों पर जीत हासिल कर ली थी और उसी जीत को भुंडा उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ये हमारी दूसरी किंवदंती है, दूसरी स्टोरी है भुंडा उत्सव को लेकर। अब इस उत्सव को मनाया किस तरह से जाता है, क्या परंपरा रही है? इसके लिए नाग की आकृति में एक मोटा रस्सा तैयार किया जाता है, जो खास तरह की घास से तैयार किया जाता है। इसे बेदा जाति का व्यक्ति ही तैयार करता है। बेदा या नाग जाति का व्यक्ति ही तैयार करता है। भुंडा उत्सव से पहले इस रस्से को स्नान करवाया जाता है और इससे तय की गई जगहों पर बांध दिया जाता है। यानी इस रस्से के दोनों छोरों को बांध दिया जाता है और फिर इस बेदा जाति के व्यक्ति को इस रस्से पर एक फिरनी से बांध दिया जाता है और फिर फिरनी को काट दिया जाता है और बेड़ा दूसरी छोर पर पहुंच जाता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में बेड़ा की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार देवता की मौजूदगी में किया जाता है और अगर जीवित रहा तो मेला स्थल पर उसे धूमधाम से ले जाया जाता है। सुरक्षा कारणों के चलते बेड़े की जगह अब बकरे का इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा कारणों के चलते बेड़ा की जगह अब बकरे का इस्तेमाल किया जाता है और है ना, इस तरह से आदमी को रस्से रस्से पर फिरनी से बांधकर लुढ़काया जाता है एक छोर से दूसरे छोर तक। और जहां आज भी इंसान का इस्तेमाल हो वहां पूरी प्रशासनिक सुरक्षा दी जाती है। इससे पहले 1856 में इससे पहले 1856 में भुंडा उत्सव के दौरान बेड़े की मौत हो गई थी। है ना, बेड़ा की मौत हो गई थी। बेड़ा मतलब कि बेड़ा जाति से संबंधित व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद भुंडा में बकरे का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस भुंडे उत्सव का आयोजन का फैसला भी स्थानीय देवता अपने ही स्तर पर लेते हैं। एक देव समागम के दौरान सभी स्थानीय देवता हिस्सा लेते हैं और फिर देव क्रीड़ा होती है। इस देव क्रीड़ा में प्रथम स्थान पर रहने वाला देवता अगला भुंडा आयोजित करवाता है और ऐसे ही यह प्रथा चलती रहती है। इसी तरह से भुंडा के इतिहास से जुड़ी कई कहानियां ऊपरी हिमाचल के लोगों में भी प्रचलित है।
देवताओं के प्रति लोगों की आस्था और स्थानीय देवताओं को खुश करने के तौर पर भुंडा उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो यह उत्सव 12 वर्ष बाद होता है, लेकिन वक्त कभी ज्यादा या कम भी हो जाता है। लोगों की मान्यता है कि कहानी चाहे जो हो, लेकिन भुंडा का उद्देश्य यहाँ के लोगों और समाज की सुख शांति की कामना करना है। दोस्तों, यह था भुंडा उत्सव। भुंडा उत्सव में हमने बात करी हमने सेंट्रल एशिया की। सेंट्रल एशिया से आई थी हमारी खस जाति। जब खस जाति सेंट्रल एशिया से आई थी तो हमारे यहाँ पर राज था नाग जाति का। हम वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया को हम समझते हैं। अगर इसको हम देखें, इसको मैप के ऊपर देखते हैं दोस्तों, यह है हमारा एशिया का मैप। एशिया का मैप में हम ये है हमारा ईस्टर्न एशिया, है ना। ये वाला पोर्शन हमारा क्या है ना, ईस्टर्न एशिया है। ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, साउथ ईस्टर्न एशिया। ये वाला एशिया पोर्शन हमारा क्या है, साउथ ईस्टर्न एशिया। ये हमारा साउथ एशिया है। ये हमारा सेंट्रल एशिया है और हमारा वेस्टर्न एशिया है। ओके, ये हमारा नॉर्दर्न एशिया है। सेंट्रल एशिया, ये है हमारा सेंट्रल एशिया। इसी सेंट्रल एशिया से आए थे हम, है ना, कश्मीर होते हुए हिमालय में खस जाती। ओके, अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो ये है हमारा सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में मुख्यतः 5 देश आते हैं, जो कि है तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, है ना। ये हमारा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश आते हैं सेंट्रल एशिया में या मध्य एशिया में। यहीं से ही आए थे हमारे खास जाति के लोग, आकर बसे थे हिमालय में। ओके, तो ये थे हमारे भुंडा उत्सव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और